नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। नाजरीन, आज मैं जिस खातून शख्सियत से इंटरव्यू करने जा रही हूं वो कम उम्र होने के साथ पढ़ी लिखी भी हैं और कम उम्री के अंदर उन्होंने शेफ़ का एजाज़ भी हासिल किया है। आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे और इनके बारे में इन्हीं से सारी तफसीलात मालूम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानूर, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मानूर, सबसे पहले तो आप अपना बैकग्राउंड बताएं, हमें अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं और इस फील्ड में आप कब से आई हैं, इस बारे में हमें ज़रा तफसीलात बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महानूर खालिद है और मुझे इस इंडस्ट्री में अराउंड 2017 से हूँ मैं। काफ़ी साल हो चुके हैं। मैंने इस इंडस्ट्री में जो अपना एजुकेशन बैकग्राउंड है वो स्टार्ट किया था होटल मैनेजमेंट से। होटल मैनेजमेंट बेसिकली एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उसमें दो सेक्टर्स आते हैं। पहला सेक्टर है हमारे पास होटल मैनेजमेंट, सेकेंड सेक्टर है हमारे पास कलनरी आर्ट्स, जो कि कहलाया जाता है शेफ़ इंडस्ट्री को। शेफ़ इंडस्ट्री में लोग समझ तो जाते हैं कि भाई पकवान हैं, बावर्ची हैं या शेफ़ है, लेकिन वो शेफ़ एजुकेशन किस चीज़ की हासिल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसमें और एक नॉर्मल कारीगर में क्या फ़र्क है। तो ये चीज़ें मैंने कलनरी आर्ट से सीखी हैं। होटल मैनेजमेंट से सारी मैंने चीज़ें फ्रंट ऑफिस की, ये नहीं है कि उसमें होटल लिखा हुआ है तो वो होटल इंडस्ट्री से सिर्फ होटल के बारे में हो। होटल इंडस्ट्री पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक समअप है जो हर सेक्टर्स को बयान करता है, जिसमें मार्केटिंग भी है, एचआर भी है, अकाउंट्स भी है, फ्रंट ऑफिस भी है, एफ&बी भी है। इसके अलावा सर्विस इदारे भी हैं जो कि होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आते हैं, यानी कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आते हैं। इसके अलावा कलनरी आर्ट्स में मैंने फूड से रिलेटेड पढ़ी भी हैं चीज़ें, जिसमें हाइजीन भी आती है, जिसमें आप खाने को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से तब्दील कर सकते हो प्रिजर्वेशंस के साथ, आप उसकी क्वालिटी कैसे जान सकते हो, आप हाइजीन के बारे में क्या जानते हो, आप हाई फील्ड के बारे में क्या जानते हो। आप फूड को तो पहचानते हो, फूड को ये भी पहचान सकते हो बासी हो गया है, टोटली एग्री, लेकिन आप फूड को ये कैसे पहचान सकते हो कि वो अब ख़राब होने वाला है या वो ख़राब हो जाएगा, या ये चीज़ सामने से तो कलर्ड है, सही है, लेकिन ये चीज़ अंदर से क्या है वो आप देख के कैसे पहचान सकते हो। तो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, उसकी कॉस्टिंग आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉस्टिंग नहीं करोगे तो कभी भी आपकी वो चीज़ बन ही नहीं सकती। आपको पता ही नहीं है, आपको सामने वाला कोई भी आपको किसी भी चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा महंगी से महंगी, जाहिर है वो तो अपना कारोबार कर रहे हैं, मगर आप उसको स्मार्टली कैसे प्ले कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको कलनरी आर्ट्स सिखाते हैं। कलनरी आर्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपको फूड से रिलेटेड फूड बनाना भी आता है, फूड पे हाइजीन का काम करना भी आता है, उस पर गैस्ट्रोनॉमी भी आती है। अच्छा, गैस्ट्रोनॉमी, अब आप कहेंगे ये क्या है? गैस्ट्रोनॉमी ऐसी चीज़ है जो कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं, किसी फाइन डाइन जाते हैं और हम उसकी प्लेटिंग देखते हैं और प्लेटिंग देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या हम किसी पिक्चर को देखते हैं तो पानी आ जाता है। लेकिन वो प्लेटिंग ऐसे ही थोड़ी ना कोई कर सकता है इतना इजीली, इतनी परफेक्शनिस्ट। हर प्लेट पे एक सेम कैसी होती है, सेम मेजरमेंट के हिसाब से वो सॉस क्यों स्प्लिट हुआ होता है, सेम मेजरमेंट के साथ उस पर ड्रॉप्स कैसे हुए हुए होते हैं, क्यों एक प्लेसमेंट आ रही होती है, क्यों अलाइनमेंट आ रही होती है, क्यों? क्योंकि वो कलनरी आर्ट्स हमें सिखाता है, उसमें हमें गैस्ट्रोनॉमी सिखाता है। गैस्ट्रोनॉमी मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी होती है और एक गैस्ट्रोनॉमी होती है। गैस्ट्रोनॉमी तो आपने पहचान गए होंगे कि फाइन डाइन का नाम ले रही हूँ, या मैं आपके सामने फाइन डाइन भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी पोश इलाकों में जहाँ पे आपको इस तरह की डिशेस मिलती हैं कि आप बस देखते हो, आप कहते हैं यार मुझे भी ये घर जाके करना है, इस पे बनाना है, और आप बना नहीं पाते हो। आप कहते हो वो किस तरह किया था, जबकि देखने में तो लगता है कि यानी किसी ने बस पेस्ट किया हुआ है, लेकिन जब आप खुद करने जाते हो वही चीज़ पेस्ट में या वही चीज़ एक नुक्ते में, तो आप नहीं कर पाते हो। इसको कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी आती है कि बारीक से बारीक चीज़ भी, बारीक से बारीक एज इन कि आप एक दाना, एक चीनी का दाना है वो भी पड़ा हुआ है तो वो कैसे आ रहा है। यहाँ अक्सर लोग देखते हैं, जो कि बहुत फेमस हुआ था बीच में, क्लाउड्स, कॉफ़ी के ऊपर क्लाउड्स। ऐसे बहुत से रिनोन कॉफ़ी हाउसेज हैं जहाँ पे कॉफ़ी के ऊपर क्लाउड होता है। वो क्लाउड कैसे बनता है, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ से पढ़ी हैं, वहाँ से स्टार्ट लिया था 2017 में। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको पढ़ पढ़ के आप इस पे रिसर्च करके, इसकी R&D करके, हर चीज़ इस पे आप A to Z प्रॉपर रिसर्च डेवलपमेंट करके आप आगे बढ़ते हो, और इसी तरह एजुकेशन के साथ फिर आप अपने प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आते हो। अब मानूर, ये बताइएगा, एक तो आपको इस फील्ड में टाइम कितना हो गया, दूसरा ये बताइएगा कि समझा ज़्यादातर ये जाता है
कि जिनको बचपन से खाने पीने का शौक़ होता है या खाने के शौकीन होते हैं, तो वो ज़्यादातर शेफ़ बनते हैं या उन्हें ही शौक़ होता है इस फ़ील्ड में आने का। एक तो ये बताइएगा कि आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, और दूसरा ये कि आप कौन-सी ख़ास डिश है जो आप समझती हैं कि इस पे आपने अबूर हासिल की है और आप ये बनाना पसंद करती हैं, और इसके अलावा कौन-सी मज़ीद डिशेज़ ऐसी हैं जो आपने इस फ़ील्ड में सीखी है? फ़ील्ड में जैसे मैंने बताया, एजुकेशन मैंने 2017 से स्टार्ट की थी इसकी। मेरी एजुकेशन ख़त्म हो गई थी होटल मैनेजमेंट की 2018 के दिसंबर में। मैंने जनवरी 2029 में अपनी कलनरी आर्ट्स की इंडस्ट्री फिर से शुरू की एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। ये मेरी सम अप हुई थी 2020 के दिसंबर में ही। 2-2 साल की एक ग्रेजुएशन थी मेरी। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली मैं पढ़ रही थी, पढ़ने के साथ साथ मैं कोई छोटे मोटे बिज़नेस भी करती थी कलनरी से रिलेटेड। मैंने जॉब भी की है बहुत रिनोन होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कंसल्टेंसीज़ भी की हैं। तो अराउंड मुझे, अगर आप इसका सम अप करें, तो मुझे हो गए हैं यहाँ पे 5 साल। अच्छा, इसमें मैंने फ्लक्चुएशंस बहुत की हैं अपनी फ़ील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बूम इंडस्ट्री है। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स निकल सकते हैं। आप में हुनर होना चाहिए, आप में दिमाग होना चाहिए, आपको तरीक़ाकार आना चाहिए। जो इस इंडस्ट्री को पहचान गया और जिसने इसके ट्रिकी पॉइंट्स अपने हाथ में ले लिए, वो इसमें बूम कर सकता है और वो किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जैसे कि होटल मैनेजमेंट किया तो होटल इंडस्ट्री में मैंने जॉब की, होटल इंडस्ट्री में मैंने जॉब की तो डिफरेंट सेक्टर्स में की। डिफरेंट सेक्टर्स में करने से मुझे एक्सपीरियंस हासिल हुआ। उन सेक्टर्स के बारे में पता चला कि मैं अगर कल को बिज़नेस भी करती हूँ, क्योंकि आप अपना बिज़नेस इजीली खोल सकते हो। क्यों? क्योंकि खाने का बिज़नेस तो हर ठेले वाला भी कर सकता है, एक रिनोन होटल वाला भी कर सकता है, एक बिजनेसमैन भी कर सकता है, एक घर में बैठी हुई लेडी भी कर सकती है। होटल इंडस्ट्री से मैं आई टॉप मैनेजमेंट्स में, ईट फेस्टिवल्स के। इस तरह मुझे बिज़नेस का भी सेक्टर पता चलता रहा और मैनेजमेंट करनी भी आ गई कि अगर आगे जाके इंशाल्लाह, मैं बिल्कुल अभी तो अपने प्लेटफॉर्म पे हूँ, अपना बिज़नेस लेके बैठी हूँ, लेकिन उस वक्त ये सोचा था कि बिज़नेस करती हूँ तो किस तरीके से मैं उसको रन कर सकती हूँ। जी जनाब। सेकंड आपका सवाल था खाने का ना? जी। बिल्कुल। तो ज़्यादा जो मैं पसंदीदा हूँ जिस डिश की, वो हूँ देसी लवर और चाइनीज़ लवर। लेकिन जो मैं सबसे अच्छा बना सकती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन वही बात कि मुझे शौक़ है तो वो चीज़ मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ, वो है मेरी कढ़ाई। मेरी कढ़ाई मशहूर है पाकिस्तानी डिशेज़ में। चाइनीज़ मशहूर है मेरा, चाइनीज़ में जो है वो मेरा मंचूरियन मशहूर है। एक बफेलो विंग्स बहुत मशहूर है। मेरी रेसिपी भी आप देखेंगे अब बहुत जल्द कि वो मैंने विंग्स बनाए थे, वो बहुत मशहूर है मेरे। इसके अलावा अगर मैं पेटिस्ट्री साइड पे आऊँ तो पेटिस्ट्री साइड पे मैं पार्फे बहुत अच्छा बनाती हूँ। पार्फे, आप कहेंगे पार्फे क्या होता है? आपने नाम तो सुना होगा आइसक्रीम का, बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। आइसक्रीम की एक एलीट क्लास होती है जिसको कहा जाता है पार्फे। तो मैं पार्फे बहुत अच्छा बनाती हूँ। फूड का मुझे शौक़ शुरू से, बेसिकली फूड का ही नहीं, मुझे इनोवेशन का शौक़ है। मेरे अंदर क्रिएटिविटी है। मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ हो उसको आप अच्छे से अच्छा उसको क्रिएटिव कैसे बना सकते हो, क्रिएटिव माइंड हो। तो इसीलिए मैं हर चीज़ में करती हूँ। अब जब फूड का शौक़ ही था और क्रिएटिव माइंड थी, तो मैंने सोचा अपने शौक़ के साथ अपने माइंड को भी यूज़ करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्री खोलते हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्री में जाते हैं कि जो क्रिएटिविटी को भी चूज़ करे और फूड को भी करे। तो इसीलिए मैंने इस इंडस्ट्री को चूज़ किया। शोबे तो और भी बहुत से थे। इस फील्ड में आने की वजह कोई हादसा या सिर्फ शौक़, क्या था? जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फूड का शौक़ है, मैं क्रिएटिविटी, यानी मुझे क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट है, मैं क्रिएटिव माइंड हूँ। तो इस इंडस्ट्री में आने का भी सवाल यही था, जो आपका सवाल था उसका जवाब यही है कि क्रिएटिव और फूड जो कि शौकीन हूँ, तो इसलिए ये एक्सीडेंटली मैं बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। लेकिन हाँ, मैं ऐसी कोई फील्ड ज़रूर तलाश कर रही थी जब मैं इंटरमीडिएट में थी कि मुझे कोई ऐसी इंडस्ट्री मिल जाए जिससे जो मेरा माइंड और मेरे शौक़ को चेज़ कर सके। अच्छा मानूर, ये बताइएगा कि आपकी कंपनी किस चीज़ की है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये ज़रा क्लियर कीजिएगा हमें। मेरी कंपनी का नाम है IMCO। IMCO एक डिजिटल एजेंसी है जिसके अंदर डिफरेंट वेंचर्स होंगे, जिसमें से फर्स्ट वेंचर, बिल्कुल आपने सही बात की, आप मेरे पॉइंट पे आई हैं। फर्स्ट वेंचर है मेरा फूड वर्ल्ड। फूड वर्ल्ड एक यूट्यूब चैनल है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, और जैसे कि अब आप जानते हैं लोग सैटेलाइट से मूव होके
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अब बहुत ज़्यादा फेम माना जाता है। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म एक वक्त में लोग इतना नहीं जानते थे, लोग उसको यूज़ करते थे सिर्फ गाने सुनने के लिए या कोई वीडियोस देखने के लिए, या मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ कर लेते थे मूवी के लिए, ठीक है। लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत सारी अवेयरनेस आ गई हैं, लोगों को यहाँ से अपनी स्टडीज़ की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लोग अपनी फ्री टाइम के लिए व्लॉगिंग्स देखते हैं। तो मैंने सोचा कि जब सभी अपना अवेयरनेस का कर रहे हैं तो क्यों ना मैं ऐसा प्लेटफॉर्म लाऊं जिससे लोग अवेयरनेस भी देखें, लोग अपना फ्री टाइम भी इंजॉय करें और फूड को एक नए अंदाज से भी दिखाया जाए। तो जिसमें मेरा फर्स्ट वेंचर है फूड वर्ल्ड। फूड वर्ल्ड एक यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं फूड को डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस कर रही हूँ। इस वक्त वो ऑन एयर है, रिसेंटली मैंने पब्लिश किया है उसको, आप देख सकते हैं। उसके टीजर्स तो बिल्कुल अपलोड हो गए हैं और बात वही है कि पिक्चर अभी बाकी है आगे की। शेफ़ होते हुए आपने प्रोडक्शन हाउस भी खोला है, इसके पीछे क्या कहानी है? जैसे कि मेरा सबसे पहले आपको इंट्रो में मैंने बताया था कि शेफ़ इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर हम शेफ़ हैं तो हम एक पकवान ही हैं, या हम किसी रेस्टोरेंट में किचन की हद तक महदूद हैं, या हम एक घरेलू वाइफ हैं तो हम ससुराल वालों को सिर्फ अच्छा खाना पका के दे सकते हैं, या अब हम जैसे बहुत से लोगों को शऊर आ गया, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि घर बैठे आपको खाना फराम कर रही हैं, और घर बैठी ख़वातीन, मर्द भी, इवन लड़के लड़कियां, बच्चे भी, अब तो जूनियर्स में भी बहुत ये तो शौकीन आ गए हैं लोग कि भाई हम भी खाना बनाएंगे, हम भी कुछ अच्छा करेंगे, और वो बेच रहे हैं घर से। जैसे कि अच्छा है कि आप अपने घर को यूटिलाइज़ कर रहे हो। अगर आज के वक्त में इकॉनमी हमारी जैसी देखी जाए और लोगों का जिस तरह शॉर्टफॉल है, तो उस पर वो घर बैठे ही काम कर सकते हैं। वो बाहर जाएंगे तो उनको वो चीज़ इतनी महंगी पड़ जाएगी, वो कहेंगे अगर हम घर से कुछ कर सकते हैं तो ये शोभा उनको घर से करने के लिए दे रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आप अकलौती हैं, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे खाने खिलाने चाहिए अपने पेरेंट्स को। तो अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मतलब एज सच जैसे कोई खास डिशेस हो आपकी और वो आपने घर वालों को एक्सपीरियंस के लिए खिलाई और उन्होंने कहा हो कि वाह मज़ा आ गया? अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि भाई घर वालों को मुझसे बहुत शिकायत रहती है क्योंकि मैं उनको वैसे टाइम नहीं दे पाती हूँ, मेरे काम इतने होते हैं, मसरूफियात इतनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मैंने नहीं खिलाया, मैंने उनको खिलाया। मैंने बहुत से उनको जूसेस पिलाए हैं, मैंने उनको तरह तरह के कढ़ाई बना के खिलाई हैं, चाइनीज़ डिशेस बना के खिलाई हैं। अब बात यह है कि मैं इकलौती हूँ और मेरे घर में सिर्फ अम्मा अब्बा हैं, तो अम्मा अब्बा ज़्यादातर देसी लवर हैं, वरना तो मैं उनको स्टेक्स के भी काफ़ी चीज़ें खिला चुकी हूँ, मगर उनको ज़्यादातर मेरे हाथ की जो चीज़ें समझ आती, मम्मा को चाइनीज़ और बाबा को देसी। तो थोड़ी नाराज़गी है उनकी कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको आगे जाके सेट कर लूँगी। अच्छा मानूर लव शेफ़ में ओवरऑल स्वीट्स वगैरह, जूसेस वगैरह या देसी और चाइनीज़ सब चीज़ें ही आती हैं, या शेफ़ में हम ये कह सकते हैं कि एक कैटेगरी होती है कि मतलब आपने खानों में ही एक्सपर्ट हैं, या जूस में है, या पेस्ट्री साइड पे, या स्वीट साइड पे, इसका क्या है ये थोड़ा सा बताइएगा। आप मेरी बात करिए, आप शेफ़ की बात करिए। मैं शेफ़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, देखिए हर शेफ़ अपने ही फील्ड में होता है, और शेफ़ का नाम ये होता है कि शेफ़ पूरे वर्ल्ड कुजीन पे काम करता है। इसमें कोई ड्रिंक हो, उसमें कोई साइडलाइंस हो, उसमें कोई एपेटाइज़र हो, उसमें कोई मेन कोर्स हो, उसमें कोई डिज़र्ट हो, या उसमें कोई ड्रिंक हो, या उसमें कोई हॉट डिशेस हो, ठीक है। वो हर चीज़ के लिए उसको पढ़ाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन देखिए, कोई इंसान ड्राइविंग में अच्छा होता है, कोई इंसान बिजनेस में अच्छा होता है, कोई इंसान किसी चीज़ में होता है। तो इसी तरह शेफ़ इंडस्ट्री में कोई हॉट किचन के लिए अच्छा होता है, कोई कोल्ड किचन के लिए अच्छा होता है, कोई बेवरेजेस के लिए अच्छा होता है, कोई किसी बार के लिए अच्छा होता है, कोई डिज़र्ट्स के लिए यानी पेटिस्ट्री के लिए अच्छा होता है। तो वो इसमें भी ब्रांचेस होती हैं। शेफ़ इंडस्ट्री इतनी बूम है कि अगर आप भी इसको पढ़ने लगेंगी तो आप कहेंगी कि ये इतनी बूम है, इसमें इतने सेक्टर्स निकलते हैं कि अगर हमारी जनरेशन इस पे आए और इस पे फोकस करे, जो कि अब आ रही है। अगर मैं अपना 2017 का वक्त बताऊं तो उस वक्त अगर 40% आती थी और अभी हम 2020 में हैं, 2022 में हैं, तो अराउंड 80% आ रही है वहाँ।
80% आवाम अगर हमारी इंडस्ट्री को चेज़ कर रही है तो इट मीन्स कि कुछ तो बात होगी जो हर यंगस्टर आ रहा है, जिसमें एक मेंटालिटी थी चूल्हा चाकर सिर्फ औरत करेगी, मर्द नहीं करेगा, बिल्कुल। मर्द तो सिर्फ पकवान है, औरत बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन आप इंस्टीट्यूट्स में जाइएगा, वहाँ मेजॉरिटी अब मर्दों की है, औरतों की नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा मानूर के एडवांस हो गई है ये फील्ड, आपकी बातों से भी अंदाज़ा है और जिस तरह से हम चीज़ें देखते भी हैं, बहुत ग्रूम कर ली है इसने भी। ये बताइएगा कि आप अपनी इस फील्ड को इस फील्ड का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप आगे? इस फील्ड का फ्यूचर ये, इस फील्ड का कभी ना पास्ट हो सकता है, ना ये कहें कि हम गुजर जाएगी ये फील्ड, या इस फील्ड का सिर्फ सीज़न है। आप मुझे बताइए, कोविड आया था, बड़े बुरे हालात थे, लोग अपनी गली से भी बाहर नहीं जा सकते थे, इतनी स्ट्रिक्टनेस थी, काफ़ी जगहें तो सील्ड हो गई थी। क्या लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया था? बिल्कुल भी नहीं। क्या लोगों ने घर से काम करना छोड़ दिया था खाने पे? क्या डिलीवरी बॉयज़ नहीं आ रहे थे? क्या एक पेशेंट है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल था, एक जिसकी सर्जरी हुई है, पेशेंट है, उसको भी खाना चाहिए, ठीक है? उसका खाना कौन बनाता है? एक शेफ़, एक न्यूट्रिशनिस्ट। क्यों? क्योंकि उसका परहेज़ी खाना होता है, उसमें वो सब चीज़ें डलेंगी जो उसके मर्ज़ के हिसाब से हैं, तो वो एक शेफ़ डिज़ाइन करता है, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट डिज़ाइन करता है, ठीक है? शेफ़ सिर्फ एक पकवान ही नहीं, वो उस फूड के बारे में जानता है, उसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस भी जानता है, तो वो एक मरीज़ के लिए भी खाना बना सकता है। तो क्या अब आपको लगता है कि इस फील्ड का फ्यूचर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब एक बेड पे पड़ा मरीज़ जो कि मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है, जब वो खाना नहीं खाना छोड़ सकता, और एक बच्चा जो पैदा होता है, न्यूबॉर्न होता है, और लोग अपने, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो प्रीमेच्योर होते हैं और उनकी डाइट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, वालिदैन उनको किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास लेके जाते हैं, या एक शादीशुदा लड़की है जिसको डाइट करनी है, या उसकी शादी होने वाली है, उसको डाइट करनी है, वो जिम जा रही है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रही है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, टॉनिक पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बहुत से ऐसे, चाहे वो मरीज़ हो, चाहे वो पैदाइशी एक बच्चा हो, चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, उसको अपनी डाइट का ख्याल रखना है तो फूड के लिए, उसको अपनी डाइट अच्छी करनी है तो फूड के लिए, उसको अपनी डाइट को कम करना है तो फूड पे उसको रिसर्च करनी होगी, उसको एक नॉर्मल सा बंदा जिसको जंक फूड खाना है, जिसकी लाइफ बहुत अच्छी है, जिसको घूमने जाना है, तो भी उसको फूड पे रिसर्च करना है। तो फूड तो कभी भी लाइफ में आपका ख़त्म ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंसान तो फूड के बगैर रह ही नहीं सकता। उसकी बॉडी इनटेक ही शुरू से, जब एक फल फ्रूट वेजिटेबल हर चीज़ है, यानी कि खाना है, तो वो कैसे रुक सकता है, और फिर ये इंडस्ट्री कैसे रुक सकती है? बिल्कुल। अच्छा मानूर, लास्ट पब्लिक को एज अ शेफ़ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, सबसे पहले तो ये मेंटालिटी हटा दीजिए कि एक शेफ़ पकवान है या बावर्ची है। देखें, शेफ़, उसको उर्दू में आप पकवान बोलें या बावर्ची बोलें, मगर उसकी एक रिस्पेक्ट है, उसका एक कैलिबर है, और उसकी एक ज़हानत है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं, आपको भूख लगती है और आपको एक सिर्फ बिरयानी की देग पे जाके वो खाना खाना है, तो वो भी बनाने वाला एक शेफ़ है। अगर वो पढ़ा लिखा है इस फील्ड में, उसको सारी चीज़ें पता हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आपको स्टेक खाना है, तो वो बनाने वाला एक शेफ़ है। वो एक लड़की भी हो सकती है, वो एक लड़का भी हो सकता है। इसको इनोवेटिव तरीके से, जैसे कि चॉकलेट गोलगप्पे, किसी ने नाम सुना था क्या कभी कि एक चॉकलेट के गोलगप्पे? अगर अब एक ऐसा रिनोन रेस्टोरेंट है जो कि चॉकलेट के गोलगप्पे दे रहा है और लोग जा रहे हैं, बहुत रश है, तो अगर आप भी उनमें से हैं जो कि खा रहे हैं जाके, तो वो बनाने वाला भी एक शेफ़ है। तो इस तरह आप भी ट्राई कीजिए और इस इंडस्ट्री में आइए, पढ़िए, इस इंडस्ट्री को जानिए, और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो प्लीज़ इस इंडस्ट्री के बारे में शऊर हासिल करें, अवेयरनेस हासिल करें। इस इंडस्ट्री का बूम है, फ्यूचर है, और इतने सेक्टर्स हैं कि इन हालात में भी कोई भी काम कर सकता है, एक ठेले वाला भी काम कर सकता है, बस दिमाग होना चाहिए। थैंक यू मानूर, आपने हमें टाइम दिया और बड़ी मालूमात आपने हमें दी।
हम तो मखसूस खानों को समझते थे कि बस यहीं पे दुनिया ख़त्म है। नहीं। नाज़रीन, आपने देखा मानूर खालिद एक यंग शेफ़ हैं, उनको बड़ा अबूर हासिल है खानों पर भी और नई नई डिशेस पर भी। और यकीन करें कि इनके इंटरव्यू करते वक्त मैं इनकी बातों पे इतना खो गई थी कि मेरे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो थे वो सवार हो गए थे। और मैंने ये सोचा कि आज रात जो डिनर करूँगी वो मैं कोई अच्छी डिश सर्च करूँगी, फिर वो मैं और खाऊँगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल आपको कहाँ रिकमेंड जाना करेंगी चाहिए। आप। और नाज़रीन, आपको हमारा आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम किसी अच्छी शख्सियत के साथ और किसी बेहतरीन शख्सियत के साथ दोबारा इंटरव्यू करेंगे। किरण राजपूत।